आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में कैपिलरिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कैपिलरिटी, इसे हम कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल भी बोलते हैं। और इसके बारे में देखने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है, जैसे कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स और एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। इसके ऊपर एक कैपिलरी का कंसेप्ट होता है। तो उस सबसे पहले हम उस चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो पहले हम सबसे स्टार्ट में हम देखेंगे कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स के बारे में मैंने आपको सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी वाले लेक्चर में अच्छी तरह से बताया है। तो इस लेक्चर में मैं केवल उसका डेफिनेशन आपको बताऊंगा। तो कोहेसिव फोर्स इज नथिंग बट force of attraction between molecules. Cohesive force is nothing but force of attraction between molecules of same fluid. Cohesive force is a force of attraction between molecules of a same fluid. मतलब एक मॉलिक्यूल्स है वाटर का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी होगा वाटर का, क्योंकि सेम फ्लूइड चाहिए। ये दोनों अगर वाटर है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट होंगे उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। जैसे एक आयरन का मॉलिक्यूल है, दूसरा भी आयरन का होगा, और इस दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। एक कोहेसिव फोर्स जो है वो सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो सॉलिड एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा फोर्स से कनेक्ट हुए होते हैं। लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैसेस में ना के बराबर होता है। अब हम दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं, एडहेसिव फोर्स। सेकंड पॉइंट होगा हमारा एडहेसिव फोर्स। ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ही है, बट कोहेसिव सेम फ्लूइड के लिए था और एडहेसिव डिफरेंट फ्लूइड या डिफरेंट सब्सटेंस के लिए होता है। तो इसके डेफिनेशन में हम लिखते हैं, इसके डेफिनेशन में हम लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ही है, ऑफ डिफरेंट फ्लूइड और सब्सटेंस। कोहेसिव सेम फ्लूइड के लिए होता है, जैसे वाटर। एडहेसिव डिफरेंट फ्लूइड के लिए होता है। समझो एक वाटर का मॉलिक्यूल्स है और दूसरा एक ग्लास का मॉलिक्यूल्स है। अब इस दो मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स, ये वाटर है, वाटर का एक मॉलिक्यूल्स है, ये मिल्क का दूसरा मॉलिक्यूल्स है, इस दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो ये दो मॉलिक्यूल जिस फोर्स से एक दूसरे के साथ कनेक्ट में होंगे उसको हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर की जो इंक है वो एक मॉलिक्यूल्स है, और इस जो व्हाइट बोर्ड है उसका एक मॉलिक्यूल्स, और इस मार्कर पेन का एक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जिस फोर्स से कनेक्ट होंगे उसको हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो मैं जब भी लिख रहा हूं
तो ये इंक जो है इस सरफेस को चिपक रही है, मतलब इंक के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस सरफेस पे चिपक रहे हैं। इस इंक के मॉलिक्यूल्स को ये सरफेस के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स से उसकी तरफ खींचते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं एडेसिव फोर्स। इसके कॉमन एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको काजल लगाया जाता है। अब उस काजल का भी एक मॉलिक्यूल्स होगा, समझो एक काजल का मॉलिक्यूल्स है, दूसरा हमारा वो आई के ऊपर लगाए जाएंगे तो ये आई का एक मॉलिक्यूल्स है। ये एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाएंगे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, उसको हम बोलेंगे एडेसिव फोर्स। सेम लेडीज लोग लिपस्टिक लगाती है तो लिपस्टिक का एक मॉलिक्यूल्स है और एक लिप का मॉलिक्यूल्स है। अब ये एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करते हैं, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं एडेसिव फोर्स। और वो जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ज़्यादा देर तक आपकी लिपस्टिक आपके ओठों पे बने रहेगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम रहेगा तो उतना वो एक दूसरे को छोड़ देंगे। ये सिंपल मार्कर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मिटा भी सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें इसके और इस जो ग्लास सरफेस है इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। अगर सेम चीज़ मैं परमानेंट मार्कर लेके आऊँगा और उससे एक लाइन खींचूंगा और उसको मिटाने की कोशिश करेंगे तो इतना जल्दी नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो एडेसिव फोर्स होता है, उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो हम उसको इजीली मिटा नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, एडेसिव फोर्स डिफरेंट फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। कैपिलरी को समझने के लिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझो मैंने एक ग्लास ले लिया और एक सेम ग्लास यहाँ पे ले लेता हूँ। अब जब इस ग्लास सरफेस पे मैं वाटर डाल देता हूँ, जब इस ग्लास सरफेस पे मैं वाटर डाल देता हूँ तो वो वाटर के सरफेस से कुछ इस तरह फैल जाएगा। उसी ग्लास सरफेस पे मैं मरकुरी को डाल देता हूँ, उसी ग्लास सरफेस पे मैं अगर मर्क्यूरी डाल देता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू कोहेसिव फोर्स और ड्यू टू एडेसिव फोर्स। अब जिसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा रहेगा वो एक दूसरे के साथ में ज़्यादा फोर्स से कनेक्ट होंगे। जिसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर है और ये मिल्क है, मान लेते हैं अगर इस पूरी सिस्टम में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो ये वाटर में जो फोर्स क्रिएट होगा, जो कोहेसिव बॉन्ड निर्माण होगा, उसका स्ट्रेंथ इस बॉन्ड से ज़्यादा होगा। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाएंगे और ये मिल्क का मॉलिक्यूल अलग रहेगा। सेम ये जो ग्लास और ये वाटर है उसके बीच का जो एडेसिव फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। वाटर के बीच में जो मॉलिक्यूल होंगे उसका जो कोहेसिव फोर्स होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू एडेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास। तो इसीलिए ये ग्लास के ऊपर वाटर ऐसा शेप फॉर्म करेगा और ग्लास के सरफेस को वेट कर देगा। क्यों? एक दूसरे के साथ में चिपक जाएगा तो ग्लास का सरफेस जो है वो वेट हो जाएगा। अब इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ये जो शेप क्रिएट हो रहा है उस शेप को हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट लाइन से जो एंगल बनाता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा जनरली 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं थीटा का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो लेस देन 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा उस केस में एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन होगा कोहेसिव फोर्स। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा उस केस में एडेसिव फोर्स ग्रेटर देन होगा कोहेसिव फोर्स, और ये एक दूसरे को वेट कर देंगे, इसे हम कहेंगे वेटिंग लिक्विड। ये एक दूसरे के सरफेस को वेट कर देंगे, मतलब एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। जैसे हम वाटर को अगर कहीं पे वॉल पे भी या फिर हमारे कपड़ों पे छिड़क देते हैं तो वो हमारे कपड़ों को भिगा देता है, क्योंकि वाटर और हमारे कपड़े के बीच का जो एडेसिव फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री रहेगा। तब उस केस में एडेसिव फोर्स ज़्यादा रहेगा कोहेसिव फोर्स से, और वो जो दो फ्लूइड है वो एक दूसरे को वेट कर देंगे। अब मर्क्यूरी के केस में क्या होता है, मर्क्यूरी के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी और ग्लास के बीच का जो एडेसिव फोर्स होगा उससे ज़्यादा। अब ये मर्क्यूरी है, इसमें ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे और इसमें जो कोहेसिव फोर्स होगा वो कोहेसिव फोर्स एक दूसरे को खींच लेगा, एक फोर्स क्रिएट करेगा, और उस टेंसाइल फोर्स इस सरफेस को मिनिमम करने, सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करेगा। और हम जानते हैं किसी स्फेरिकल शेप का जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे कम होता है, इसीलिए अगर वाटर हम एयर में छिड़क देते हैं तो वो भी स्फेरिकल शेप लेगा, और अगर मर्क्यूरी ग्लास के ऊपर डालते हैं तो वो भी एक स्फेरिकल शेप लेगा। अब इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, मैं इसको एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और ये इसके साथ, ये ग्लास के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इस केस में कोहेसिव फोर्स ग्रेटर होगा एडेसिव फोर्स से, कोहेसिव फोर्स ग्रेटर होगा एडेसिव फोर्स से, और जो दो सरफेस रहेंगे वो नॉन वेट रहेंगे, नॉन वेटिंग रहेंगे, मतलब ये जो सरफेस है एक दूसरे से अलग रहेंगे, एक दूसरे को वेट नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एट द एंड ऑफ वीडियो आपके स्क्रीन पे आ जाती है, वहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वहाँ, या फिर आपको उसको देख के आपका खुद का नोट्स बना सकते हैं। अब थीटा के बारे में आगे देखते हैं। थीटा का कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जो MCQ टाइप एग्जाम में आपको कभी पूछा जा सकता है। तो थीटा का जो जनरल वैल्यू होता है 0 डिग्री होता है फॉर प्योर वाटर के केस में, प्योर वाटर के केस में अगर प्योर वाटर रहेगा तो मैं इस सरफेस पे डाल दूंगा तो वो इस पे फ्लैट हो जाएगा, मतलब वो कोई एंगल नहीं बनाएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा। और जो हमारा नॉर्मल इम्प्योर वाटर होता है उसका वैल्यू वेरी करता है 8 to 22 डिग्री फॉर इम्प्योर वाटर। और थर्ड हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 128 डिग्री फॉर मर्क्यूरी एंड ग्लास सरफेस। इसका 1-2 डिग्री इधर उधर हो सकता है, कई किताब में थोड़ा सा अलग दिया है, लेकिन ये जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा, ये आपको MCQ टाइप में पूछा जा सकता है। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री होगा प्योर वाटर के लिए। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 8 to 22 डिग्री हो सकता है इम्प्योर वाटर के केस में, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 128 डिग्री होता है मर्क्यूरी और ग्लास के केस में। अब हम स्टार्ट करते हैं कैपिलरिटी। उसमें फर्स्ट हम देखेंगे कैपिलरी राइज। तो ये जनरल कैपिलरी है, इस पे डे बाय डे की एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं। जो हमारे पेड्स होते हैं,
जो पेड़ होते हैं उनको जो वाटर सप्लाई होता है ये उनके रूट्स रहेंगे। ये रूट्स ये ग्राउंड से कुछ वाटर लेके इसके ब्रांच और लीव तक सप्लाई करते हैं, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही सप्लाई होता है। दूसरा, जब हम कोई नारियल पानी या जूस वगैरह पीते हैं उसमें स्ट्रॉ डाल के पीते हैं। जब हम स्ट्रॉ उसको उसमें डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉ डाला है उसमें कुछ वाटर या फिर जो भी जूस वगैरह कुछ होगा तो वो थोड़ा सा उस स्ट्रॉ में ऊपर दिखाई देता है। ये भी कैपिलरी एक्शन है। तो जब आप कभी ब्लड डोनेट करने गए होंगे तब वो आपके जब ब्लड निकालते हैं तो उसमें एक छोटा सा स्ट्रॉ जैसा रहता है, वो वहाँ से सिर्फ लगाते हैं ऊपर से और ब्लड हमारा ऑटोमेटिकली उस स्ट्रॉ में ऊपर ऊपर जाने चालू हो जाता है। वो भी एक कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही ब्लड का सैंपलिंग लिया जाता है। लेकिन एक कैपिलरी एक्शन है वो क्यों होता है, राइज कब होता है, फॉल कब होता है और कितने हाइट तक ये राइज हो सकता है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है, उसमें वाटर डाल दिया है और एक ग्लास का ट्यूब मैंने वर्टिकली उसमें इंसर्ट कर दिया है। अब कैपिलरी एक्शन फॉर्म होने के लिए ये जो ग्लास का साइज रहेगा, इसका डायमीटर रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लास का साइज ज़्यादा होगा, उसका डायमीटर ज़्यादा होगा तो कैपिलरी एक्शन फॉर्म नहीं होगा। कैपिलरी एक्शन फॉर्म होने के लिए जनरली जो ग्लास ट्यूब का डायमीटर होता है वो लेस देन होना चाहिए 7 mm, लेस देन होना चाहिए 7 mm, 6 mm, 7 mm। तो उस केस में कैपिलरी एक्शन फॉर्म होता है। अगर डायमीटर 7 mm से ज़्यादा करेंगे तो कैपिलरी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो एक कंडीशन था कि अगर जो भी ग्लास ट्यूब हम वाटर में डाल रहे हैं उसका डायमीटर लेस देन होगा 7 mm से। अब जो ये वाटर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, वाटर जो मैंने इस वाटर में एक ग्लास का ट्यूब डाल दिया है, तो वाटर के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होगा और वाटर और ग्लास के बीच में एडहेसिव फोर्स होगा। और अभी हमने देखा था कि वाटर और ग्लास के बीच का जो एडहेसिव फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, वाटर उसको चिपकने की कोशिश करता है। तो एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, ये जो वाटर आपको दिख रहा है बाहर से, समझो मान लो ये इस लेवल तक था, अब यहाँ तक तो कोहेसिव फोर्स था, अब ये इस वॉल के ग्लास ट्यूब के वॉल के पास आएगा तब ये हल्का सा उठेगा, यहाँ पे इसकी लेवल में थोड़ा चेंज होगा, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो एडहेसिव फोर्स है वो खींच लेगा और ये कुछ इस तरह का शेप क्रिएट करेगा। सेम इधर भी कुछ इस तरह का शेप क्रिएट करेगा, इधर भी कुछ इस तरह का शेप क्रिएट करेगा। अब इस एडहेसिव फोर्स की वजह से इस एडहेसिव फोर्स होगा, वो जो अंदर भी वाटर आएगा, अंदर भी जो वाटर आएगा इस ट्यूब में, उसको भी थोड़ा हल्का सा ऊपर उठाएगा इस साइड में, क्योंकि इधर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, वॉल के नज़दीक आ रहा है तो इसमें वो थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करेगा और ये बीच में हमारा कोहेसिव फोर्स की वजह से वो उसको नीचे खींचेगा। इस साइड में इस जो ट्यूब का वॉल रहेगा उस साइड में एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो वो उधर ज़्यादा फोर्स से उसको खींचने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास एक ऐसा शेप मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा क्योंकि फोर्स ज़्यादा लग रहा है, वॉल के साइड में एडहेसिव फोर्स आ रहा है और बीच में थोड़ा कोहेसिव फोर्स भी लगेगा, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को नीचे खींचेंगे। यहाँ पे ग्लास और वाटर के बीच में एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स को डोमिनेट करेगा और वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास एक ऐसा शेप क्रिएट होगा, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव शेप, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव शेप।
अब इस केस में क्या होगा, जो सरफेस टेंशन लगेगा, इस ये जो हमारे पास शेप फॉर्म हो रहा था, इस पे जो सरफेस टेंशन लगेगा, इस पे जो सरफेस टेंशन लगेगा, इस तरफ भी एक सरफेस टेंशन लगेगा। और सरफेस टेंशन कब लगता है, जब उसके टेंसाइल फोर्स एक्ट होता है। अब एडेसिव फोर्स ज़्यादा है तो टेंसाइल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। सभी जगह एडेसिव फोर्स, ग्लास और वाटर के बीच का एडेसिव फोर्स ज़्यादा है तो टेंसाइल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा या सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये सरफेस टेंशन टेंसाइल फोर्स की वजह से लगता है, तो जो टेंसाइल फोर्स लगेगा उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस वाटर को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। अब जब तक ये सरफेस टेंशन और ये टेंसाइल फोर्स की वैल्यू इसको इक्विलिब्रियम में नहीं लाती, तब तक ये वाटर ऊपर चलता जाएगा। मतलब एक कॉनकेव शेप क्यों क्रिएट होगा, ड्यू टू एडेसिव फोर्स। और ये वाटर ऊपर कब उठेगा, ऊपर कितने हाइट पे जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, टेंसाइल फोर्स या सरफेस टेंशन। उसकी वजह से उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये वाटर ऊपर की ओर उठेगा और एक एच हाइट तक पहुंच जाएगा, उससे हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। और ड्यू टू एडेसिव फोर्स बिटवीन ग्लास सरफेस वाटर, ये कुछ इस तरह का शेप फॉर्म करेगा, उसको हम बोलेंगे कॉनकेव शेप। और जो हाइट बढ़ रहा है, वो हाइट क्यों बढ़ता है, टेंसाइल फोर्स की वजह से। अब हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट में देखा था, इसको हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो मैं इस एक्सप्रेशन के ऊपर आ जाता हूं। तो मान लेते स्मॉल डी जो होगा वो डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ ग्लास ट्यूब का डायमीटर होगा। सिग्मा जो होगा वो सरफेस टेंशन होगा। थीटा जो रहेगा वो रहेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। रो जो रहेगी वो डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर, अब इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो टेंसाइल फोर्स लगता था, उस टेंसाइल फोर्स या सरफेस टेंशन की वजह से ये जो इतना लिक्विड इस ट्यूब में ऊपर गया है वो बैलेंस हो जाता है सरफेस टेंशन और टेंसाइल फोर्स के साथ। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा वर्टिकल। अब इक्विलिब्रियम, ये जो ट्यूब बना है इसमें इतना वाटर है ऊपर की तरफ, और ये ऊपर क्यों हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से। और नीचे इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, इसका जो वेट रहेगा वो वेट। अब इस वेट को ये सरफेस टेंशन बैलेंस करेगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। और इक्विलिब्रियम कंडीशन हम जानते हैं एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होता है, समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स 0, एंड मूवमेंट एट एनी पॉइंट वो भी 0 होता है। ये हम मैकेनिक्स में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ हमें वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा और वो होगा वेट ऑफ दिस लिक्विड, तो मैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या लिखूंगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स
इज इक्वल टू, ये किसको बैलेंस करेगा, वेट ऑफ लिक्विड इन ट्यूब, वेट ऑफ लिक्विड इन ट्यूब। ये जितना भी लिक्विड है इसको बैलेंस करेगा एक टेंसाइल फोर्स, और टेंसाइल फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन लगता है। तो टेंसाइल फोर्स जो होगा वर्टिकल, वो बैलेंस करेगा वेट ऑफ लिक्विड। अब वर्टिकल है, ये जानते हैं आप, शेयर ट्रेस, सॉरी, और सरफेस टेंशन। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, टेंसाइल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। लेकिन अब एक कितने एरिया पे लग रहा है इसको, जब इस ग्लास ट्यूब को आप ऊपर से देखोगे, ये जो ग्लास ट्यूब होगा इसको ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरह का शेप होगा ग्लास ट्यूब का, और सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस पे लगता है, बीच में नहीं लगता है। तो ये सरफेस होगा इस ट्यूब का, और इसका जो एरिया होगा, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा पाई डी। तो ये सरफेस टेंशन जिस सरफेस एरिया पे लगेगा उसका एरिया होगा पाई डी। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये किसको बैलेंस करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। तो वेट को हम W लिखते हैं, और वेट को मैं डायरेक्टली यहाँ पे m इंटू जी लिखता हूँ, m इंटू जी लिखता हूँ। अब हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से मैं मास का वॉल्यूम, मास के लिए निकालता हूँ, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब ये रो जी इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। एरिया किसका, इस ग्लास ट्यूब का, और ये जो हाइट जितना राइज हुआ है उसका हाइट। तो एरिया ग्लास ट्यूब का सर्कुलर है तो इसका एरिया होगा π/4d स्क्वायर, और हाइट होगा h, और हाइट होगा h। अब हमें एक इक्वेशन मिल गया है, शेयर ट्रेस कॉस ऑफ थीटा इंटू पाई डी इज इक्वल टू रो जी π/4d स्क्वायर इंटू h। अगर मैं यहाँ से h का वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे मिलता है 4 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो जी इंटू डी, रो जी इंटू डी। और हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, जिसको हम W से डिनोट करते थे, और उसका फॉर्मूला हमारे पास आता था W इज इक्वल टू रो जी, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू रो जी। तो मैं इस रो जी की जगह पे यहाँ पे W इंटू डी, स्पेसिफिक वेट इंटू डायमीटर ऑफ ग्लास ट्यूब। तो हमारे पास कैपिलरी राइज का यहाँ पे एक फॉर्मूला आ चुका है, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी। और इस रो जी को हम स्पेसिफिक वेट कहते हैं, तो मैंने इस रो जी को यहाँ पे W लिखा है, W इंटू डी। अब डिफरेंट केस में इस H का वैल्यू थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके देखते हैं कि H में क्या चेंजेस होगा। ये फिर मैं ये सेम ट्यूब ले लेता हूं, अगर मैं इसी ट्यूब को मेरे पास अगर कुछ इस टाइप का ट्यूब रहेगा, मेरे पास कुछ इस तरह का ट्यूब रहेगा, ये इनर डायमीटर D होगा, ये आउटर डायमीटर D आउटर होगा, ये इनसाइड ट्यूब होगा, दो ट्यूब हो गए। और जब मैं इस ट्यूब को इसमें डालूंगा तो इसमें भी वाटर राइज होगा H हाइट तक, इसमें भी राइज हो जाएगा, H हाइट तक इसमें भी राइज हो जाएगा। अगर इसका एनालिसिस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो जी इंटू डी आता था। और D हमारा क्या था उस इक्वेशन में, ये जो वाटर जिस हाइट में, जिस डायमीटर के, अगर ये छोटा सा डायमीटर इसमें राइज होता है तो D लेते थे। लेकिन अभी
ये इधर और इधर राइज हो रहा है, और उसका जो एरिया होगा इस केस में H इज इक्वल टू ऊपर का सेम रहेगा 4 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो जी। खाली जो एरिया में चेंजेस होगा, डी में चेंजेस होगा, वो अब डी आउटर माइनस डी इनर होगा। यहाँ पे सिंपली डी था, और यहाँ पे ये जो वाटर बढ़ रहा है वो डी आउटर माइनस डी इनर में बढ़ रहा था, इसलिए मैंने इसको डी आउटर माइनस डी इनर लिखा है। अब एक और इसमें पूछा जा सकता है, फिर से मैंने एक कंटेनर ले लिया है, इसमें वाटर डाल दिया है। अब इस केस में मैं क्या करूँगा, इसमें 2 फ्लैट प्लेट डाल दूंगा। ये जो एक फ्लैट प्लेट होगा, दूसरा फ्लैट प्लेट मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और इसके जो बीच का डिस्टेंस होगा वो टी होगा। बीच का जो डिस्टेंस होगा टी होगा। अगर इसमें वाटर डालता हूँ मैं, अगर ये 2 प्लेट है, अगर इसमें मैं कुछ वाटर फिल कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसमें भी कुछ हाइट मिलेगा हमें, इसमें भी हाइट राइज होगा, और ये दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस था वो मैंने टी मानता हूँ। तो उस केस में H का फॉर्मूला हो जाता है 2 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो जी इंटू टी, रो जी इंटू टी। अब ये कैसे आता है, इसके लिए फिर आपको सरफेस टेंशन लेना पड़ेगा, उसका सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, वो किसको बैलेंस करता है, वो जब आप पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन जनरली कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा गेट, ESE या अदर कुछ एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल देके उसका भी पूछ सकता है। तो जनरली कैपिलरी राइज का फॉर्मूला H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो सी। अब हम देखते हैं कैपिलरी फॉल, और कैपिलरी डिप्रेस भी इसे बोलते हैं, कैपिलरी फॉल। अब कैपिलरी फॉल के लिए मैं सेम वहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ, उसमें एक मर्क्यूरी का सॉल्यूशन ले लेता हूँ, उसमें मैं मर्क्यूरी ले लेता हूँ, फिर से एक ग्लास ट्यूब मैं इसमें वर्टिकली डीप कर देता हूँ। अब मर्क्यूरी के केस में मैंने आपको बताया था, जो मर्क्यूरी के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे उसका जो कोहेसिव फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे ग्लास के कंपेयर में। तो जब यहाँ पे आएगा तो ये इसको चिपकने नहीं देगा, चिपकने से रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और इसका से कुछ इस तरफ से हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से खींच लेंगे। ये जो ग्लास का सरफेस था वो जो फोर्स लगाएगा मर्क्यूरी के ऊपर, वो फोर्स से ज़्यादा इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स उसको ज़्यादा फोर्स से खींचेंगे। तो इसका शेप कुछ इस तरह से बनेगा बाहर। और अगर अंदर की बात करेंगे, अगर अंदर की बात करेंगे अगर अंदर की बात करते हैं तो इसका शेप कुछ इस तरह से आता है, इसका शेप कुछ इस तरह से आता है, जिसे हम कॉन्वेक्स शेप भी बोलते हैं। अब इस तरह से कॉन्वेक्स शेप ही क्यों क्रिएट करता है वो, समझो ये मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर के। अब मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। अब ये मॉलिक्यूल्स और ये ग्लास का मॉलिक्यूल्स, इसके बीच में होगा एडेसिव फोर्स, और इसके साथ में दूसरा जो मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल्स होगा वो इसके साथ में कोहेसिव फोर्स से कनेक्ट होगा। अब कोहेसिव फोर्स जब ज़्यादा होगा तो ये इसके पास के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इस मॉलिक्यूल्स को खींच लेगा, क्योंकि इस तरफ का जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ज़्यादा था। तो ये मॉलिक्यूल्स ये ग्लास ट्यूब की तरफ इसको जाने नहीं देंगे, उसको खींचने की कोशिश करेंगे अपनी ओर ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। इस तरह भी सेम होगा, ऐसे ही होगा। अंदर
के जो मॉलिक्यूल्स हो गए वो ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेंगे इस मॉलिक्यूल पे, तो ये मॉलिक्यूल इस तरफ खींचा जाएगा और यहाँ इसके बीच का जो फोर्स होगा वो कम होगा, तो ये इसको चिपकेगा नहीं, ये इस मॉलिक्यूल की ओर ट्रैवल करेगा। तो एक ऐसा शेप हमें यहाँ पे मिल जाएगा जिसे हम कॉन्वेक्स शेप बोलेंगे। तो कॉन्वेक्स शेप क्यों क्रिएट होता है? ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब इस केस में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा था, तो जो टेंसाइल फोर्स, नेट टेंसाइल फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड की तरफ लगेगा, क्योंकि फोर्स जब ज़्यादा होगा ये इस मॉलिक्यूल को ये नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो नेट इसका जो डाउन फोर्स टेंसाइल फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड साइड में लगेगा, और इस डाउनवर्ड फोर्स से जो सरफेस टेंशन क्रिएट होगा कोहेसिव फोर्स से, वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, और इसके साथ में जो एंगल बनाएगा वो थीटा बनाएगा। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो सेम फिर अब इस केस में वाटर और ग्लास के केस में जो सरफेस टेंशन था वो बैलेंस करता था वेट ऑफ लिक्विड को, लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं ये जो हाइट है वो हाइट गिरती जा रही है, और जब हाइट गिरेगी तब इसके ऊपर एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो ये जो सरफेस टेंशन क्रिएट होगा उसको बैलेंस करेगा ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि जो सरफेस टेंशन नीचे की तरफ खींच रहा था तो उसको बैलेंस करेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स, अब ये बैलेंस होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स से। अब टेंसाइल फोर्स मैंने बताया था सिग्मा पाई डी, सरफेस एरिया पाई डी पे लगेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट है तो हम इसका कॉस थीटा ले लेंगे। अब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का रो जी इंटू वॉल्यूम, अब इसमें रो जी, अब वॉल्यूम फिर से क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ, एरिया कितना होगा? π/4 इंटू डी स्क्वायर, और हाइट कितना होगा? h। अब ये कैसे आता है, क्या आता है, ये हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन इस इक्वेशन में इसकी ज़रूरत थी तो मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर मैं अगर यहाँ से h का वैल्यू निकालता हूँ तो वो भी आता है 4 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो जी इंटू डी, या फिर रो जी को फिर मैं यहाँ से W लिख सकता हूँ स्पेसिफिक वेट के फॉर्म में, W इंटू डी। तो जो कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉर्म, इसका जो हाइट का फॉर्मूला मिलता है वो दोनों केस में हमें सेम मिलता है, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो जी इंटू डी। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन हमें देखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से एक कंक्लूजन होता है, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। अगर ये जो ट्यूब है इसका, एक ट्यूब है इसका डायमीटर अगर मैं 7 mm मान लेता हूँ, और ये नीचे कोई लिक्विड भरा हुआ है, दूसरा ट्यूब इसका डायमीटर 6 mm है, तीसरा ट्यूब जिसका डायमीटर 5 mm है। अगर इस ट्यूब में H की वैल्यू यहाँ तक होगी तो इसका डायमीटर कम करूँगा तो H की वैल्यू बढ़ जाएगी, और कम करूँगा तो H की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब डायमीटर, ग्लास ट्यूब का डायमीटर जितना कम रहेगा उतना कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। और एक वैल्यू पे डिपेंड करता है कॉस ऑफ थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस ऑफ थीटा, और थीटा प्योर वाटर के लिए थीटा का वैल्यू क्या होता है? 0 डिग्री होता है, ये मैंने आपको बताया। अगर प्योर वाटर है और ग्लास और
वाटर के बीच का जो सरफेस होगा वो क्लीन है, उस केस में थीटा का वैल्यू होगा 0, और उस केस में एच का वैल्यू हमें मिलता है 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय रो जी इंटू डी, रो जी इंटू डी। ये कब? प्योर वाटर की केस में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस टेंशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी, और हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डायमीटर ऑफ ट्यूब। ये इंपॉर्टेंट, इसमें ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो आज के लेक्चर में हमने कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल के बारे में देखा, उसके कुछ इक्वेशन आते हैं उसके बारे में, उस इक्वेशन को हमने डिराइव किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।